राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की मंडल स्तरीय महारैली की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में शामिल तमाम पार्टियों के प्रतिनिधिगण, तमाम सम्मानित वक्तागण और पूरे मिर्जापुर मंडल के कोने कोने से आए हुए मूल निवासी साथियों, भाइयों, बहनों, साथियों, मुल्क की आजादी को 74-75 साल हो रहे और हम लोग लगातार हर चुनाव में वोट डालते, किसी को जिताने का काम करते हैं तो किसी को हराने का काम करते। 2022 का चुनाव नजदीक है, इसलिए तमाम पार्टी के लोग भी सभाएं कर रहे हैं, तमाम दलों के लोग सभाएं कर रहे हैं और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा भी अपनी सभाएं कर रहा है। अपनी सभाओं में कुछ लोग सरकारी पैसे से सभाएं कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि खतरा लाल टोपी वालों से, और कुछ लोग सभाएं कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमें देखकर दूसरे लोग लाल पीले हो रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके हक की बात, आपके अधिकार की बात, आपके मुद्दों की बात कौन सी सभा में हो रही है, ये भी जरा देखने और समझने की जरूरत है। क्योंकि आजादी के 74 साल तक हम लोग वोट दे रहे हैं, लगातार वोट दे रहे हैं, जाति के नाम पर वोट दे रहे हैं, धर्म के नाम पर वोट दे रहे हैं, क्षेत्र के नाम पर वोट दे रहे हैं, मगर हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और हराने और जिताने के नाम पर भी वोट दे रहे हैं, फिर भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए हमको इस बात को तय करना है कि 2022 का वोट अब जाति के नाम पर नहीं चलेगा, धर्म के नाम पर नहीं चलेगा, क्षेत्र के नाम पर नहीं चलेगा, जिताने और हराने के नाम पर भी नहीं चलेगा, बल्कि जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है और जो हमारे हक अधिकार की गारंटी दे रहा है, केवल उसको ही 2022 में हमारा वोट जाएगा। ये बात 2022 के चुनाव में तय करने की जरूरत है। और कौन हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, इस बात को क्यों तय किया जाए, इस बात को समझने के लिए हमें जो मुल्क के हालात हैं, जो मुल्क की परिस्थितियां हैं, उनको समझने की जरूरत है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान लिखा और भारतीय संविधान में लिखा कि किसी के साथ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, लिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिखने के बावजूद भी आजादी के 74 साल में इस देश में एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को राष्ट्रपति तो बना दिया जाता है, लेकिन मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। रामनाथ कोविंद जी जब पुष्कर के मंदिर में गए तो उनको धक्के मारा गया और कहा गया आप इधर नहीं घुस सकते। केवल इतना ही नहीं साथियों, कहीं मूंछ रखने की वजह से पीट दिया जाता है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से, बारात निकालने की वजह से पीट दिया जाता है। और आप लोग गांव देहात के लोग हो तो प्रतिदिन आप लोगों के साथ छुआछूत होता है, ये बात आप लोगों को भी पता है। साथियों, आजादी के 74 साल में आज भी शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ छुआछूत हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। अगर हम आदिवासियों की बात करें तो आदिवासियों के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में लिखा कि आदिवासी जिस इलाके में रहते हैं वहां के जल पर, वहां के जंगल पर, वहां के जमीन पर आदिवासियों का ही अधिकार है। लेकिन आज की तारीख में हो क्या रहा है, आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन से खदेड़ा जा रहा है और जब आदिवासी इसका विरोध करते हैं उन्हें नक्सलाइट घोषित किया जाता है और गोलियों से मार दिया जाता है। इस देश में अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटीज के लोग रहते हैं। आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, टीवी में देख रहे होंगे कि क्रिश्चियनों के चर्चेज पर हमले हो रहे हैं। सिख लोग जब किसानों के समर्थन में खड़े थे और किसानों के समर्थन में लड़ाई लड़ रहे थे, 3 कृषि काले कानूनों को वापस करने की लड़ाई जब सिख लोग लड़ रहे थे तो सिखों को खालिस्तानी कहा जा रहा था। इस देश में किसी को माओवादी कहा जाता है, किसी को नक्सलवादी कहा जाता है, किसी को खालिस्तानी कहा
जाता है, और जो देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है जिसे मुस्लिम माइनॉरिटी कहा जाता है, आजादी के 74 साल में देश में मुसलमान अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। वो लड़ाई ना लड़ पाने का कारण है कि आजादी के 74 साल में कभी मुसलमानों को पाकिस्तानी के नाम पर बदनाम किया गया, कभी आतंकवादी के नाम पर बदनाम किया गया, कभी उनको विदेशी कह करके बदनाम करने की कोशिश की गई। लगातार मुसलमानों को उनके एजेंडे और मुद्दे की लड़ाई नहीं लड़े, इसके लिए लगातार उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी कहा गया। 74 साल में मुसलमान केवल सफाई देने में लगे हैं, लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। साथियों, समझने की जरूरत है, हालत तो यहां तक खराब हो गए हैं कि मुसलमान के घर में किस चीज की बिरयानी पक रही है आजकल ये मुसलमान नहीं तय करते, बल्कि मुसलमान के घर में किस चीज की बिरयानी पक रही है ये तय करने का काम भी आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडे करते हैं। इतने ज्यादा मुसलमानों के हालात खराब हो गए हैं। देश की एक बहुत बड़ी आबादी है जिसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, जिसे ओबीसी कहा जाता है। आजादी के 74 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की भी गिनती हुई, मगर जो पिछड़े हैं जिनकी आबादी देश में 60% है, उनकी गिनती तक आजादी के 74 साल में नहीं हुई। हमने अपने पिछड़े वर्ग के लोगों को पूछा कि अरे भाई, पिछड़े वर्ग के लोगों, दुनिया में कितने अजूबे हैं, क्या आपको पता है? तो पिछड़े वर्ग के पढ़े लिखे लोगों ने हमें कहा कि पटेल जी, दुनिया में 7 अजूबे हैं। हमने कहा अपनी तरफ नहीं देखा क्या? बोले अपनी तरफ देखने का क्या मतलब है? अरे हमने कहा भाई, इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आप भी वोट डालते हो और आपकी आबादी आधे से अधिक है। जब आपकी आबादी आधे से अधिक है, लोकतंत्र में आप भी वोट डालते हो, तो आजादी के 74 साल में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, मगर यदि हम पिछड़े वर्ग के लोग अपनी गिनती नहीं करवा पाए तो दुनिया के 8वें अजूबे से कम है क्या? तो लोगों ने कहा बात तो पटेल जी आपकी सही लगती है, अब गिनती की लड़ाई में आपके साथ खड़े रहेंगे तो बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग के लोगों का समर्थन मिल रहा है। साथियों, अगर किसानों की बात करें, लाखों की संख्या में किसान आत्महत्या कर चुके हैं और मोदी जी ने 3 कृषि कानून लाए और 3 कृषि कानून मोदी जी लाए और फिर उसको वापस भी ले लिया। अब वापस ले लिया तो बीजेपी वाले कह रहे हैं ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, हमने वापस ले लिया। पहले कहते थे ये कानून अच्छे हैं, अब कह रहे हैं वापस ले लिया, ये हमारी उपलब्धि हो गई। और उस लड़ाई में जो 600-700 किसान मर गए, उनके बारे में क्या होगा, इसके बारे में ना योगी जी बोल रहे हैं, ना ही मोदी जी बोल रहे हैं। मतलब तुमने ही हमारा सर फोड़ा और तुमने फिर पट्टी कराई, और पट्टी कराने को तुम ये कह रहे हो ये उपलब्धि है, हमने तुम्हारी पट्टी कराई। पहले किसानों के खिलाफ कानून लाया, फिर उसको वापस लिया, और फिर अब कहते हो नहीं हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे मोदी जी, तुमने कहा था कि हम 2014 में प्रधानमंत्री बनेंगे तो किसानों की आय 2 गुनी करेंगे, लेकिन मैं यहां बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या किसानों की आय 2 गुनी हुई? तो सारे किसान ये कह रहे हैं कि किसानों की आय 2 गुनी नहीं हुई, बल्कि किसान इस बात को कह रहा मोदी जी से कि अरे भाई मोदी जी, जो आदमी ये कुर्सी बनाया है उसका मूल्य वो निर्धारित करता है। जो हम साइकिल खरीदते हैं तो साइकिल बनाने वाला उसका मूल्य निर्धारित करता है। हम जो मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो मोटरसाइकिल बनाने वाला उसका मूल्य निर्धारित करता है। कहने का मतलब ये है कि हम जो भी सामान खरीदते हैं उसका मूल्य तय करने का अधिकार जो बनाता है उसके पास में है। मोदी जी, हम तो किसान हैं, हम भी फसल पैदा करते हैं, हम ये चाहते हैं कि आप हमको अधिकार नहीं दे रहे हो अपना दाम रखने का, तो कोई बात नहीं, कम से कम हमारे दाम की गारंटी दे दो, न्यूनतम समर्थन मूल्य हमको घोषित कर दो, उसकी गारंटी दे दो। लेकिन मोदी जी वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। तो साथियों, हमको समझने की जरूरत है, देश में खेती किसानी घाटे का सौदा हो गया है, और खेती किसानी घाटे का सौदा होने की वजह से बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या करने का काम कर रहे हैं।
अगर हम नौजवानों की बात करें तो हमारे समाज का नौजवान इंटर पास करता है, बीए पास करता है, बीएससी पास करता है, टेट पास करता है, सुपर टेट पास करता है और फिर कहता है कि अरे भाई हम भी पढ़े लिखे हो गए और इस देश के विकास में हम भी योगदान देना चाहते हैं, आप हमारे हाथ को काम दो। जब इस देश का नौजवान इस प्रदेश की सरकार को यह कहता है कि हमारे भी हाथ को काम दो, हम भी इस देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो इस देश और प्रदेश की सरकारें नौजवानों के हाथ में काम नहीं देती, बल्कि लाठी डंडे मारकर नौजवानों का हाथ पैर तोड़ने का काम जरूर करती है। इतना ज्यादा देश के हालात खराब हैं। हालात तो उत्तर प्रदेश में यहां तक बिगड़ गए हैं कि हमारे समाज के जो नौजवान हैं उनके पास पैसे की बहुत किल्लत होती है। जब कोई परीक्षा आती है, दूर दूर सेंटर जाता है, तो कर्जा उधार बाढ़ी लेकर के वो परीक्षा देने के लिए जाते हैं और जब वो परीक्षा हाल में बैठते हैं, पेपर सामने आता है, कॉपी सामने आती है और जब वो पेपर और कॉपी लिखना शुरू करते हैं, तब तक स्कूल के प्रिंसिपल के पास खबर आती है कि पेपर लीक हो गया है और उनका पेपर और कॉपी जमा करा लिया जाता है और उनको वापस उनके घर निराश होकर के जाना पड़ता है। इतने ज्यादा हालात खराब हैं। अगर महिलाओं की बात करें तो आप प्रतिदिन अखबार में खबरें पढ़ो, चाहे उन्नाव का मामला हो, चाहे हाथरस का मामला हो, केवल उन्नाव हाथरस हाईलाइट हो गया, लेकिन ऐसी बहुत सारी खबरें प्रतिदिन के अखबारों में रहती है और बहुत सारी खबरें अखबारों में भी नहीं आती है। बड़े पैमाने पर महिलाओं के ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा है, सभी के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो कहा था मोदी जी ने, हम विदेश से काला धन लाएंगे और हर खाते में 15-15 लाख रुपया जमा करेंगे। हमारे लोग बहुत खुश हो गए थे कि अरे भाई, भारत में कोई पहली बार ईमानदार नेता आया है जो काला धन लाना चाहता है और गरीबों में बांटना चाहता है। ये पहला ईमानदार नेता आया है, इसको प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। हमारे लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, मगर जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो काला धन तो वापस नहीं लाया, बल्कि बहुत सारे लुटेरों को विदेश भेजने का काम किया। और इतना तक ही नहीं किया, हमारे घरों की जो महिलाएं होती हैं, ये अपने डेली के खर्चे से थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके अपने पास में रखती है और जब परिवार पर कोई बड़ा संकट आता है, मान लो बच्चे की फीस नहीं जमा हो रही है, मान लो बच्चा बीमार हो गया, इलाज कराने की जरूरत है, तो हमारे घरों की महिलाएं वो पैसा निकालती है और उस पैसे से बच्चे की फीस जमा होती है, उस पैसे से बच्चे का इलाज होता है। लेकिन एक दिन जब प्रधानमंत्री बनने के बाद में मोदी जी रात को 8 बजे टीवी पर प्रकट हुए और कहा, भाइयों और बहनों, आज से 1000 और 500 के नोट बंद किए जाते हैं। 1000 और 500 के नोट बंद हो गए और हमारे घरों की महिलाओं ने जो आटे के कनस्टर में, चावल के कनस्टर में, पुराने बक्से में जो पैसा रखा हुआ था बचा बचा करके, वो जब नोट ही बंद हो गए तो सारा पैसा बाहर चला गया, आज तक नहीं आया। 10 लाख आने की बात थी, 15 लाख आने की बात थी, वो तो आया नहीं। और जो घर में रखा पैसा था वो भी इनके हाथ से चला गया, वो भी इनके पास में नहीं आया। तो साथियों, हमको समझने की जरूरत है। एक दिन फिर मोदी जी प्रकट हो गए और कहा, साथियों, जनता कर्फ्यू लागू किया जाता है। हमारे लोग रोजगार की तलाश में दिल्ली गए, मुंबई गए, लुधियाना गए, पंजाब गए, हरियाणा गए, कहां नहीं गए हमारे लोग। हर जगह हमारे उत्तर प्रदेश के लोग बिखरे हुए हैं। ये जो हमारे उत्तर प्रदेश के लोग हर जगह बिखरे हुए हैं, जब एकाएक जनता कर्फ्यू हो गया, लॉकडाउन हो गया, हजारों किलोमीटर हमारे लोगों को पैदल चलना पड़ा। इतनी बड़ी त्रासदी तो आजादी के समय जब देश का बंटवारा हुआ था, उसके बाद से कभी भी इतनी बड़ी त्रासदी देखने को नहीं मिली। ये पहला मौका था जब इतनी बड़ी त्रासदी देखने को मिली। हजारों किलोमीटर लोग पैदल चल रहे थे, महिलाएं पैदल चल रही थी, गर्भवती महिलाएं पैदल चल रही थी और रास्ते में बच्चों को जन्म देना पड़ रहा था। बहुत सारे लोग रास्ते में ही मर गए। इतनी बड़ी त्रासदी मोदी जी की वजह से आई।
मोदी जी एक बात और भी 2014 के चुनाव के पहले जोर जोर से चिल्लाकर कहते थे कि मैं पिछड़ी जाति का हूं, मैं पिछड़ी जाति का हूं, मैं चाय बेचने वाला हूं, मैं नीच जाति का हूं। तो हमारे लोगों ने क्या सोचा, हम भी पिछड़ी जाति के, नरेंद्र मोदी भी पिछड़ी जाति के, नरेंद्र मोदी चाय बेचते हैं, इसका मतलब नरेंद्र मोदी गरीब है और हम लोग भी गरीब है। नरेंद्र मोदी गरीब, हम भी गरीब, नरेंद्र मोदी पिछड़ी जाति के, हम भी पिछड़ी जाति के, नरेंद्र मोदी अपने को बता रहे हैं को नीच जाति के हैं, इसलिए अपमान होता है, हमारा भी इस मनवादी व्यवस्था में अपमान होता है। इसका मतलब नरेंद्र मोदी हमारे आदमी हैं, अगर इनको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया, पिछड़े वर्ग के नाम पर बना दिया, लेकिन जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने 314 पिछड़े वर्ग के बच्चे यूपीएससी की परीक्षा मतलब आईएएस की परीक्षा पास कर लिए थे, उनकी नियुक्ति को नरेंद्र मोदी ने रोक दिया। पिछड़े वर्ग के बच्चों का वजीफा बंद कर दिया, स्कॉलरशिप बंद कर दिया, पिछड़े वर्ग के लोगों को बजट में एक नया नहीं दिया। वैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, तो चुनाव के समय ले लिया सबका साथ और फिर अडानी और अंबानी का विकास, फिर नारा सरकार बनने के बाद बदल गया, पहले सबका साथ सबका विकास और जब प्रधानमंत्री बन गए तो सबका साथ और अडानी और अंबानी का विकास, बाकी सबका सत्यानाश, ये नारा बदल गया तो पिछड़े वर्ग का भी सत्यानाश कर दिया। पिछड़े वर्ग को बजट में एक नया पैसा नहीं दिया और पिछड़े वर्ग की गिनती करने का जो मामला था, जानवरों की गिनती किया मगर पिछड़े वर्ग की गिनती नहीं करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने का काम किया। तो नरेंद्र मोदी पिछड़े के नाम पर प्रधानमंत्री बने, लेकिन पिछड़ों के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी मुख नहीं है, मुखौटा है। आरएसएस के लोगों ने सोचा जब तक पिछड़े वर्ग का चेहरा नहीं दिखाओगे पिछड़े वर्ग का वोट नहीं मिलेगा, इसलिए मोदी का चेहरा पिछड़े वर्ग के नाम पर दिखाया, पिछड़े वर्ग का वोट लूट लिया और फिर पिछड़े वर्ग का ही सत्यानाश हो रहा है। 2017 का चुनाव आया, केशव प्रसाद मौर्य को हाईलाइट किया गया और कहा गया कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीतती है तो केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पिछड़े वर्ग के लोगों ने सोचा कितना बढ़िया समय आ गया है, नरेंद्र मोदी को तो देश का प्रधानमंत्री बना लिया है, अभी केशव प्रसाद मौर्य को एक पिछड़े वर्ग के आदमी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना लेते हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों ने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और जब बहुमत में भारतीय जनता पार्टी आ गई तो केशव प्रसाद मौर्य को उप बनाकर चुप कर दिया, केशव प्रसाद मौर्य को उप बनाकर चुप कर दिया और योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। पूरे उत्तर प्रदेश की 22-25 करोड़ आबादी में एक भी योग्य आदमी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं मिला जिसको वो मुख्यमंत्री बना सकते थे। उत्तराखंड से आए हुए एक आदमी को, योगी आदित्यनाथ को, उत्तर प्रदेश के 22-25 करोड़ लोगों के सर पर बिठाने का काम किया और अब जब सर पे बिठा ही लिया है तो पेशाब तो ऊपर से ही करेगा और पेशाब करेगा तो हमारे लोग चिल्ला रहे हैं। तो क्या किया योगी आदित्यनाथ ने? सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर पिछड़े वर्ग के लोगों के कराए, सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर पिछड़े वर्ग के लोगों के कराए, पिछड़े वर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर अन्याय अत्याचार किया। पिछड़े वर्ग के लोग जो सामंती ताकतों से, मनवादी ताकतों से अपने अपने इलाके में लड़ते थे, उनकी हत्याएं कराने का काम किया। इतना सारा का सारा काम योगी आदित्यनाथ ने किया और इतना ही नहीं किया, भाजपा वालों ने हम लोगों को बताया था कि अरे भाई अखिलेश यादव की सरकार रहती है तो क्या होता है, सारी नौकरी यादव ले जाते, मायावती की सरकार रहती है तो क्या होता है, सारी नौकरी चमार ले जाते हैं। अरे हमारी सरकार बनाओ, हमें न यादव को देना है, हमें न चमार को देना है, हमें तो जो देना है बस आप लोगों को देना है। हमारे लोगों को बात समझ में आ गई, अरे भाई अब तो सब नौकरी हमें ही मिलेगी, तो हमारे लोग खुश हो गए। लेकिन साथियों मिला क्या, आप उठाकर देख लो, बांदा यूनिवर्सिटी की नियुक्ति उठाकर देख लो, गोरखपुर यूनिवर्सिटी की नियुक्ति उठाकर देख लो, योगी सरकार में जितनी नियुक्तियां हुई है उठा करके देख लो, किसी भी नियुक्ति में पिछड़े वर्ग को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को पर्याप्त हिस्सेदारी नहीं मिली है, बल्कि एक जाति बिरादरी के लोगों का कब्जा करवाने का काम किया गया है। और जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला आया, 69,000 शिक्षक भर्ती में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने मान लिया कि इसमें आरक्षण घोटाला
घोटाला हुआ है। पिछड़ों की सीट पर मिश्रा जी चले गए, पिछड़ों की सीट पर दुबे जी चले गए, पिछड़ों की सीट पर चौबे जी चले गए, पिछड़ों की सीट पर तिवारी जी मास्टर बन गए, और जो पिछड़े वर्ग के जिनका हक था वो मास्टर नहीं बन पाए। इतना बड़ा घोटाला 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ है, जिसको लेकर लखनऊ में छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और उनको भी ये योगी सरकार लाठियों से पीटने का काम कर रही है। इतना बड़ा घोटाला हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जांच करके साबित किया है। जब मोदी जी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया तो उन्होंने ये कहा था कि भाई हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी के लिए बना दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया है। पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, बहुत बड़ा डंका पीटा। अरे मोदी जी जब आपने आयोग बनाया तो डंका पीटा कि हमने तुम्हारे लिए आयोग बना दिया। अब उस आयोग की बात ना आप सुन रहे हो, ना आपके मुख्यमंत्री योगी जी सुन रहे हैं, तो आयोग पिछड़ों के किस काम का है? 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारे लोगों के साथ में घोटाला हुआ, बहुत बड़ी धोखाधड़ी पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा की गई, और वो करने के पीछे का कारण है कि हम या तो जाति के नाम पर वोट देते हैं या तो धर्म के नाम पर वोट देते हैं। यही लोग आकर हमारे बीच में कहते हैं तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं। देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, इसलिए सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ। हमारे लोग ये नहीं देखते कि हमारा कान हमारी जगह पर है कि नहीं है, हमारे लोगों को वो बता देते हैं तुम्हारा कान कौआ ले गया, तो कौए को इस पेड़ से उस पेड़ पर ढूंढने लगते हैं। उन्होंने बताया कि मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, तो हमारे लोग मुसलमानों को ढूंढ रहे हैं कि मुसलमानों का कब्जा नहीं होना चाहिए। क्या आपने कभी पूछा कि 74 साल की आजादी में एक भी प्रधानमंत्री मुसलमान हुआ क्या? अरे मुसलमान छोड़ो, एक भी शेड्यूल कास्ट देश का प्रधानमंत्री 5 साल के लिए नहीं हुआ, एक भी शेड्यूल ट्राइब नहीं प्रधानमंत्री हुआ, और पिछड़े वर्ग का भी कोई आदमी अगर नरेंद्र मोदी को छोड़ दिया जाए तो 5 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री नहीं हुआ। तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है। ये जो मुसलमानों का डर हमें दिखाया जाता है, ये मुसलमानों का डर इसलिए नहीं दिखाया जाता कि देश पर मुसलमानों का कब्जा हो रहा है। सच्चर कमीशन कहता है मुसलमानों के हालत अनुसूचित जाति जनजाति से भी ज्यादा खराब है। अगर उतना खराब है तो कब्जा कहां से होगा? कब्जा नहीं हो रहा है। डर इसलिए दिखाया जाता है कि 5 साल ये आपका वोट हिंदू के नाम पर लेते हैं, फिर आपको लात जूते मारने का काम 5 साल करते हैं, अगले 5 साल बाद आप काम का हिसाब ना मांगो, इसलिए आपको कहते हैं मुसलमान से खतरा है, देश पर मुसलमान का कब्जा हो जाएगा, इसलिए वोट दे दो। और जब जब हमने हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ी है, हमारा नुकसान हुआ है। 92 में 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण मिला था, 27% में क्रीमी लेयर लगा दिया गया था। मंडल कमीशन की 40 सिफारिशों में से केवल 1 सिफारिश लागू की गई थी। पिछड़े वर्ग के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई थी। अगर इस धोखाधड़ी को पिछड़े वर्ग के लोग समझते तो संसद घेरने का काम करते, और अगर संसद घेरते तो पिछड़े वर्ग को उनका अधिकार मिल जाता। लेकिन संसद ना घेरे, इसलिए आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने विनय कटियार को आगे किया, कल्याण सिंह को आगे किया, उमा भारती को आगे किया, परवीर तोगड़िया को आगे किया, और क्या कहा? चलो अयोध्या, वहां राम का मंदिर बनाना है। हमारे लोग वहां गए जिनको संसद घेरना चाहिए था अपने अधिकार के लिए, उन्होंने बाबरी मस्जिद घेर लिया और बाबरी मस्जिद गिर गई। अभी मंदिर बन रहा है, तो हमने आरएसएस बीजेपी वालों को पूछा, अरे भाई मंदिर का ट्रस्ट बनाया तो चलो दूसरे ओबीसी वाले लोग खराब होंगे, लेकिन विनय कटियार तो बढ़िया वाले हिंदू हैं, कल्याण सिंह तो बढ़िया वाले हिंदू हैं, उमा भारती तो बढ़िया वाली हिंदू हैं, परवीर तोगड़िया तो बढ़िया वाले हिंदू हैं, रितंबरा तो बढ़िया वाली हिंदू हैं। कम से कम इनको ही उसमें रख देते ट्रस्ट में, दूसरे लोगों को ना रखते। मगर एक भी ओबीसी के आदमी को ट्रस्ट में नहीं रखा। आपकी लाखों नौकरियां भी गई और ट्रस्ट में भी आपके एक आदमी को नहीं रखा। पिछड़े वर्ग का इस्तेमाल करो और फेंक दो, ये इनकी नीति है। इस नीति को हम लोगों को समझने की जरूरत है, पिछड़े वर्ग के लोगों को समझने की जरूरत है, और उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला विकल्प पिछड़े वर्ग के लोगों को खड़ा करने की जरूरत है।
साथियों, ये बात आरएसएस बीजेपी के लोग भी जानते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, इसलिए वो सोचते हैं जब हमने इनके लिए कुछ नहीं किया तो फिर कैसे इनका वोट मिलेगा, ऐसे तो इनका वोट नहीं मिलेगा, तो इनके चेहरे दिखाओ। इसलिए आपने देखा होगा 22 चुनाव के पहले 27-28 मिनिस्टर बनाए गए, 27-28 मिनिस्टर बैकवर्डों के बनाए गए। वो ऐसे मिनिस्टर हैं जिनकी इतनी औकात है कि दरोगा भी उनकी बात नहीं सुनता, ऐसे मिनिस्टर बनाए गए। उनकी इतनी भी औकात नहीं दरोगा उनकी बात सुने। लेकिन जब वो हमारे गली मोहल्ले में आते हैं, 2-4 गाड़ी लेकर के आते हैं, साथ में पुलिस की स्कोर्टिंग भी होती है, तो हमारे लोगों को लगता है अरे 4 गाड़ी लेकर नेता आया है, साथ में पुलिस भी सिक्योरिटी में आया है, इसका मतलब बड़ा नेता है। अरे काहे का बड़ा नेता है? जिसका कोतवाल दरोगा नहीं सुनता उसको तुम बड़ा नेता मानते हो। वो बड़ा नेता नहीं है, वो आपका वोट लूटने के लिए उसको बड़ा बनाया जा रहा है, बड़ा दिखाया जा रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब जंगल कट रहा था तो जो कुल्हाड़ी जंगल को काट रही थी, उस कुल्हाड़ी में जो बेत लगा हुआ था वो लकड़ी का लगा हुआ था। तो जो पेड़ देख रहे थे वो पेड़ क्या कह रहे थे? अरे भाई, जंगल तो कट रहा है, कुल्हाड़ी जंगल तो काट रही है, लेकिन बेत तो हमारा भाई है, विरोध करे तो कैसे करे? तो जंगल के जो पेड़ थे वो बेत को देखकर कुल्हाड़ी का विरोध नहीं कर रहे थे, और जब जंगल कट गया तो बेत का काम भी खत्म हो गया और कुल्हाड़ी से बेत को निकाल कर फेंक दिया गया। ये जो आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा की कुल्हाड़ी है, इसमें जो बेत लगा है वो पिछड़े वर्ग के नेताओं का लगा है, इसमें जो बेत लगा है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के नेताओं को लगा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो बेत लगा है, अगर इसके मोह में रहोगे तो इस देश में आपके अधिकार नहीं बचेंगे, संविधान नहीं बचेगा, आपके आने वाली जनरेशन गुलाम हो जाएगी और ये देश अडानी और अंबानी का गुलाम बना दिया जाएगा। इसलिए समय है, बेत के चक्कर में मत फंसो, बल्कि अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ो, और जो कुल्हाड़ी तुम्हारे हक अधिकार को काट रही है उसको सबक सिखाने का काम करो। साथियों, एक आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, अभी बहुत सारे लोग टीवी पर बैठकर ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है इसलिए हमें वोट दो, बीजेपी संविधान बदलना चाहती है इसलिए हमें वोट दो। जो लोग टीवी पर बैठकर ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है इसलिए हमें वोट दो, मैं उनसे भी सवाल करना चाहता हूं, जब संविधान पर जब खतरा आया तब वो कहां खड़े थे? इसी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी जब प्रमोशन में आरक्षण का मामला आया, और अगर सही आंकड़े बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने हाई कोर्ट में दिया होता तो प्रमोशन में आरक्षण खत्म नहीं होता। लेकिन सतीश मिश्रा जी के कहने पर गलत आंकड़े बहन जी ने हाई कोर्ट में दिया, इसलिए प्रमोशन में आरक्षण का मामला खत्म हुआ। और जो अखिलेश जी संविधान बचाने की बात करते हैं, उनके ही सांसद ने पार्लियामेंट के अंदर प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ने का काम किया था, और फिर बाद में शेड्यूल कास्ट के कर्मचारियों का डिमोशन भी करवाने का काम अखिलेश यादव की सरकार में हुआ था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, नहीं तो आप भ्रम में आ जाएंगे। इनका संविधान और विधान बचाने से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये तो केवल आपका वोट लेना चाहते हैं। अगर अखिलेश और मायावती उस समय संविधान को याद करते और दोनों इकट्ठा हो जाते तो पर्याप्त बहुमत विधानसभा के अंदर था, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन प्रमोशन बहाल हो जाता और ओबीसी को भी रिजर्वेशन प्रमोशन लागू हो जाता। मगर ऐसा करने का काम इन लोगों ने नहीं किया। अखिलेश यादव की सरकार थी, आपके बगल में इलाहाबाद है, अनिल यादव ने त्रिस्तरीय आरक्षण लागू किया, और जब अनिल यादव ने त्रिस्तरीय आरक्षण लागू किया उस पर बड़ा हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि पहली बार सही तरीके से आरक्षण व्यवस्था लागू करने का काम अनिल यादव ने किया था। जब बड़ा हंगामा खड़ा हो गया, अखिलेश यादव ने अनिल यादव की नहीं सुना, रंजना वाजपेयी की सुनने का काम किया और त्रिस्तरीय आरक्षण को खत्म करने का काम किया। हमें याद करने की जरूरत है, भूलने की जरूरत नहीं है। जब संविधान जलाया गया तो ये लोग कहां थे? जब एनआरसी सीए आया तो ये लोग कहां थे? जब 13 पॉइंट रोस्टर आया, हमारे हकों पर हमला किया गया, तब ये लोग कहां थे?
थे। और जो संविधान के विरुद्ध में जाकर के सवर्णों को 10% आरक्षण दिया गया, अरे तुम बैकवर्ड हो। लोहिया ने नारा लगाया था, सोशलिस्टों ने बाधी घाट, पिछड़े पावे 100 में 60। चलो तुम लोहिया की ही बात मानो तो 60% पिछड़े को गिनती करके तुम्हारी सरकार थी 60% दे सकते थे, लेकिन 60% की बात भी नहीं किया और सवर आरक्षण का संसद के अंदर समर्थन करने का काम किया। ये जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, ये केवल वोट लेने के लिए बचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे सामने एक ऐसे शख्स भी हैं जो पिछले 40-45 साल से इस मुहिम में लगे हुए हैं कि देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ी जाए, और वो लगातार लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और जब जब लोकतंत्र और संविधान पर खतरा आया तो उन्होंने इस लड़ाई को सड़क पर लड़ने का काम किया। आप उठाकर देख लो, चाहे त्रिस्तरीय आरक्षण का मामला रहा हो, चाहे OBC को नीट में आरक्षण का मामला रहा हो, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर का मामला रहा हो, चाहे NRC CA का मामला रहा हो, वामन मेश्राम साहब ने मोदी सरकार को झुकाने का काम किया है। बार बार उसके खिलाफ में भारत बंद करने का काम किया है। और जाति आधारित गिनती का जो मुद्दा है, ये मुद्दा देश में कोई नहीं उठा रहा था। ये मुद्दा सबसे पहले बामसेप के माध्यम से माननीय वामन मेश्राम साहब ने उठाने का काम किया। और जब भारत मुक्ति मोर्चा बना तो आंदोलन का पहला मुद्दा मेश्राम साहब ने जाति आधारित गिनती का मुद्दा रखा। तो अगर आपके हक अधिकार की लड़ाई कोई लड़ सकता है तो एक सख्त है वामन मेश्राम साहब है, क्योंकि मुकाबला किसी दूसरे से नहीं है, मुकाबला RSS से है। और जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, जो RSS से मुकाबले की बात कर रहे हैं, अरे वो तो उत्तर प्रदेश में है। अरे केवल उत्तर प्रदेश से RSS को पराजित नहीं किया जा सकता। RSS तो पूरे देश भर में है। जैसे RSS पूरे देश भर में है, वैसे मेश्राम साहब का बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा भी पूरे देश भर में है। और पूरे देश भर में RSS को झुकाने का काम, मोदी को झुकाने का काम मेश्राम साहब ने किया है। इसलिए मोहन भागवत को कहना पड़ता, हम भी मूल निवासी है। जो कहते थे मुसलमान विदेशी है, उनको कहना पड़ रहा, हम भी मूल निवासी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबका DNA एक है। अगर कोई RSS को पराजित कर सकता है, वो मेश्राम साहब कर सकते हैं। सड़क पर लड़ाई लड़कर पराजित किया, सुप्रीम कोर्ट से केस जीतकर EVM में पेपर ट्रेल मशीन लगवाया और RSS को पराजित करने का काम किया। साथियों, अभी तो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट और सड़क पर ही चल रही है, लेकिन ये 22 का चुनाव मौका है। अगर आप लोग मेश्राम साहब का साथ, सहयोग और समर्थन करेंगे तो मेश्राम साहब पार्लियामेंट के अंदर जब उनको ताकत मिलेगी तो पार्लियामेंट से भी RSS को खदेड़ने का काम किया जाएगा। 2022 में मौका है। जो मोदी को उत्तराखंड से ला करके यूपी वालों के सर पर थोपा गया है और वो सर पर बैठकर पेशाब कर रहा है, उसको उखाड़ फेंकने का मौका 2022 में है। 22 में RSS को उत्तर प्रदेश से खदेड़ो और 24 में RSS को देश से खदेड़ने का काम करो। ये काम केवल मेश्राम साहब कर सकते हैं। मेश्राम साहब के अलावा कोई इस काम को नहीं कर सकता है। इसलिए हराने और जिताने की बात छोड़ो, जाति बिरादरी धर्म छोड़ो, संविधान रहेगा, अधिकार संवैधानिक रहेंगे तो सबको फायदा होगा। उस लड़ाई के लिए मेश्राम साहब को मजबूत करो, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को मजबूत करो और यहां से जा करके एक एक वोट राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के समर्थन में डलवाने का काम करेंगे। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मुलेश।